सबसे पहले बात करेंगे एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का खुलासा किया था और आरोपियों पर गलत तरीके से धर्मांतरण करने के आरोप लगे थे। कई सबूत इसके सामने आए थे, चाहे फिर जो डेफ सोसाइटी है उसको केंद्र बनाने का मामला हो, चाहे दावा सेंटर को केंद्र बनाने का मामला हो। और इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रशांत कुमार ने कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के एटीएस के द्वारा एक देशव्यापी धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा किया गया था, जिसके अंतर्गत कुल 10 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। उन 10 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में चार्जशीट दिनांक 19 अगस्त 2021 को कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि इनके द्वारा वृहद आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत देशव्यापी अवैध धर्मांतरण के गिरोह का संचालन किया जा रहा है। तो सुना आपने, धर्मांतरण मामले पर पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उमर गौतम समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है। बाइक बोर्ड घोटाले की जांच सीबीआई को भेजने की तैयारी हो रही है। सीबीआई जांच में कई बड़े अफसरों के नाम सामने आएंगे। कंपनी के निदेशकों के पैरोकार बने अफसरों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बाइक बोर्ड घोटाले की जांच सीबीआई को भेजी जाएगी। जिन अफसरों ने पैरोकारी की उन पर भी शिकंजा कसेगा। ईओडब्ल्यू और ईडी भी बाइक बोर्ड घोटाले की जांच कर रहे हैं। अब तक कंपनी के निदेशक समेत कई अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस घोटाले का मुख्य आरोपी संजय भाटी अभी जेल में बंद है। वहीं मास्टरमाइंड बीएन तिवारी को भी जेल भेजा गया है। घोटाले में सबसे पहले 57 केस नोएडा के अलग अलग थानों में दर्ज हुए थे। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मेरठ में 94 केस दर्ज किए। और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी और जांच के दायरे में केवल घोटालेबाज ही नहीं होंगे, बल्कि जिन अफसरों ने इस कंपनी की पैरोकारी की, मदद करने की कोशिश की या बचाने की कोशिश की, वो भी इस जांच के शिकंजे में कसे जाएंगे। और रामनगर से डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर तेज बारिश के कारण खिचड़ी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे क्यारी गांव में पर्यटकों की जिप्सी बीच मझधार में फंस गई और तेज धार में बहती चली गई। हालांकि गनीमत रही कि जिप्सी ड्राइवर और पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। फिर नदी में बही जिप्सी को ट्रैक्टर की मदद से किस तरीके से बाहर निकाला गया। टीवी स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों के जरिए आप भयावह मंजर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से नदियां उफान पर हैं इस वक्त बारिश की वजह से। और देखिए, जिप्सी बीच धारा में फंस गई थी, इसे ट्रैक्टर के जरिए खींचा गया। और अब सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश शासन के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करूंगा कि 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम के माध्यम से 12 लाख से अधिक मामलों का एक साथ निस्तारण करके समयबद्ध और त्वरित न्याय की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया गया है। मेरे सामने जब माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी की ओर से प्रस्ताव आया था, मैंने अपनी पूरी मशीनरी से इसके बारे में चर्चा करते हुए इस बारे में कहा था कि इस अवसर का लाभ आप सबको लेना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य आम जनमानस के प्रति इतनी संवेदनशील दिखनी चाहिए। उन्हें त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयास न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी
उतरता हुआ दिखाई दे और इस अवसर पर प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के अभियान चलाए जाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कई ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। यानी 5 लाख की तुलना में 12 लाख से अधिक मामले एक साथ इस अवसर पर निस्तारित होते हुए दिखाई दिए और 952 करोड़ रुपए से अधिक की जो मामले थे उन सभी का भी समाधान होता हुआ दिखाई दिया। वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति इन सब समस्याओं का त्वरित समाधान चाहता है। राज्य सरकार अपने स्तर पर पहल करती है। हम लोग महीने में 4 दिन, 2 दिन हर शनिवार को थाना दिवस का आयोजन करते हैं और 2 दिन तहसील समाधान दिवस का आयोजन करते हैं। आम जन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसमें से 75 से 90% मामले थाना और तहसील से जुड़े हुए हैं। और जब इन सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण नहीं होता है तो यही बाद में कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती भी बनता है। विधि व्यवस्था इससे भंग होती हुई दिखाई देती है और अनिवार्य रूप से हम लोगों ने राज्य के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और ये वर्चुअली नहीं बल्कि फिजिकली, जहां भी तहसील दिवस जिन 2 शनिवार को लगने हैं उस दिन जिले के अधिकारी उन तहसीलों में उपस्थित होकर के राजस्व से संबंधित उन सभी मामलों का वहां मौके पर ही निस्तारण करें और अगले तहसील दिवस के दिन तक ये सुनिश्चित करें कि वे मामले जो पिछले तहसील दिवस में आए हैं उनका निस्तारण हो चुका हो। हमने 5 दिन का समय दिया है लेकिन उन्हें लगभग 12 दिन का अवसर मिल जाता है इस दौरान उन मामलों का निस्तारण करने के लिए। और थाने से संबंधित मामलों के लिए भी यही एक व्यवस्था दी गई है कि जिले से संबंधित पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी उस दिन थानों में उपस्थित होकर के इन समस्याओं का समाधान करेंगे और एक नागरिक को न्याय प्रदान करेंगे। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो पीड़ित है, हर पीड़ित अपने आप में गरीब होता है और वंचित होता है। कोई भी हो, बिना भेदभाव के उसे न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले, इस लक्ष्य को लेकर के जब एक साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में हमें मदद मिलेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने मिलकर के जो एक बड़ा लक्ष्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के सामने निर्धारित किया था, उससे कई अधिक मामलों का निस्तारण करने में पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का एक कार्यक्रम राज्य के अंदर सफल रहा। सितंबर में जो अभी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मुझे लगता है अभी से ये कार्रवाई होनी चाहिए कि किस प्रकार के मामलों को हमें लेना है और इनके बारे में उस समय हमें इनके त्वरित निस्तारण की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मेरा मानना है कि 12 लाख की तुलना में हम उन लाखों मामलों को जो वर्षों से लंबित पड़े हुए इस प्रकार के लोक अदालत के कार्यक्रमों के माध्यम से उन सब का निस्तारण कर सकते हैं। अभी राज्य के अंदर मैंने जेल विभाग की भी समीक्षा की थी और जेल मैनुअल में भी व्यापक संशोधन करने और सुधार करने के समय व्यापक हम लोगों ने रणनीति बनाई है। मैंने इस बारे में पाया कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। महिला कैदी बीमार पड़ी हुई है, जेलों के अंदर है
और मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के राज्यपाल महोदय को, जिन्होंने प्रदेश शासन के इस पहल को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। अभी स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब स्वाधीनता दिवस की अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हम सब भाग ले रहे थे, उसकी पूर्व संध्या पर राज्यपाल महोदय के माध्यम से 75 ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने, जो बीमार थी या जो अपनी सजा प्राप्त पूरी कर चुकी थी, उन्हें समय से पूर्व रिहा करने के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और वह सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ा। और हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। वास्तव में जेलों में क्षमता से ज्यादा लोग भरे पड़े हैं और एक बार हम बैठ करके इनका समाधान कर लें तो अनावश्यक भीड़ को वहां से हटा करके, जिन लोगों ने, हम देखते हैं बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें उस व्यक्ति जमानत भी ले चुका होता है, लेकिन जो उसका थोड़ा फाइन होता है उसको नहीं भर पाते। हमने राज्य से कहा है कि राज्य के स्तर पर इस पर हमें पहल करनी चाहिए, या इन मामलों को हम कैसे वेब आउट कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे मामले हैं, लेकिन उसकी दिशा में किए जाने वाले प्रयास एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। और ये जो पहल है लोक अदालत की, ये जो परिकल्पना है, यह एक आम नागरिक को न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ करने में मदद करेगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर उन सभी न्यायिक अधिकारियों को जिन्होंने अच्छा कार्य किया, और मुझे तो प्रसन्नता है कि गोरखपुर इसमें नंबर 1 पर आया है। गोरखपुर में मैंने एक लंबे समय तक वहाँ पर, वो मेरी कर्म भूमि है, मेरी साधना भूमि है। मैं जब देख रहा था कि अलग अलग जनपदों में कहाँ पर कितने मामलों का निस्तारण हुआ, तो गोरखपुर जिले ने इस मामले में सबसे अच्छी बढ़त ली। और मैं मानता हूं कि प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाने में हमें आगे मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से सितंबर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के दूसरे चरण के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम आगे मिलकर के बढ़ा सकेंगे, इस विश्वास के साथ राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार की सहयोग देने के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि जब भी एक पहल हुई है, सार्थक पहल हुई है, हमारे न्यायिक अधिकारियों ने बहुत सकारात्मक रूप से इसे आगे बढ़ाया है। आजकल आप देख रहे होंगे, पिछले भले ही 1.5 वर्ष से हम लोग कोविड महामारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोविड महामारी के पहले महिलाओं से संबंधित अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग देखते थे कि हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, और खासतौर पर नाबालिग बालिकाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे। इन सब मामलों में कैसे हम कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा सकें, जनपद स्तर पर, शासन स्तर पर इस पर व्यापक रणनीति बनने के बाद हर जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक से मैंने उनके सामने लक्ष्य दिया कि क्या आप हर माह अपने जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से जनपद न्यायाधीश के साथ बैठ करके हर माह के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। और इसमें स्वयं पहले आपको समीक्षा करनी पड़ेगी अपने स्तर पर कि महिला संबंधी अपराध में क्या एफआईआर समय पर हुई, एफआईआर होने के बाद उसकी विवेचना और उसकी चार्जशीट को समय पर हम लोगों ने दाखिल किया है कि नहीं दाखिल किया है, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन की स्थिति क्या है। क्योंकि ये चीजें चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार के जघन्य अपराधों में अपराधियों को, सही अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिल सकती है। और पिछले 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है कि काफी ऐसे मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिली है। मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर के तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के मामलों में भरपूर सहयोग करेगी। दूसरा, तकनीक इसमें बहुत मददगार हम सब की कर सकती है।
हम लोग देखते थे उत्तर प्रदेश के मामले में, खासतौर पर आज से 4-4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। उसके 2 कारण थे। एक, यहां की नौकरशाही की अकर्मण्यता, वो कुछ करना नहीं चाहते, निर्णय नहीं लेना चाहते, फंसाने में ज्यादा रुचि लेती थी। एक व्यक्ति को एक बार में महीनों एक टेबल घूमने में लगता था, और बाकी अगर कोई व्यक्ति इसका भी रिस्क ले ले तो यहां की कानून व्यवस्था से इतना भयभीत रहता था। फिरोजाबाद से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर यही लगेगा कि कुछ सरकारी अफसर किस तरह खुलेआम मंत्रियों की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। सिरसागंज सीएससी प्रभारी डॉक्टर कपिल यादव की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पहले वो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर जैसे ही मंत्री जी गाड़ी से उतरे, डॉक्टर साहब मंत्री जी के पैर छूने लगते हैं। डॉक्टर साहब का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और 18 अगस्त का बताया जा रहा है, जब कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सिरसागंज सीएससी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर साहब की कुर्सी पर भी बैठे थे। देखिए तस्वीर। आगरा में दबंग ने सरेआम फायरिंग कर दी। सीसीआरबी में ये कैद हुई है फायरिंग। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। प्लॉट का ताला तोड़ने से रोका तो दबंगों ने फायरिंग कर दी। दबंग ने एक के बाद एक 3 फायर किए। थाना ताजगंज के तोरा चौकी क्षेत्र का एक पूरा मामला है। पीड़ित ने थाना पुलिस और 112 नंबर को सूचना दी। वारदात के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। दहशत में पूरा परिवार है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। 19 तारीख की तस्वीरें हैं, दोपहर 2 बजे की, और देखिए किस तरीके से ये पूरी तस्वीर कैद हुई है। यहां पर फायरिंग हुई, उसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। अमरोहा में छात्रा से छेड़खानी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके बाद पुलिस ने मनचले को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामला नगर कोतवाली के मोहल्ला कोर्ट का है। आपको बता दें कि छात्रा कोचिंग से घर जा रही थी, तभी अल्ताफ अंसारी नाम के शख्स ने उसके साथ छेड़खानी की, जो घटना सीसीटीवी में कैद हो गई वहां पर, और पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो पहली तस्वीर आप देखिए, छेड़खानी की तस्वीर किस तरीके से कैद हुई, हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए जीएसटी विभाग कई तरह से हाईटेक तरीके अपना रहा है। इस कड़ी में जीएसटी विभाग टैक्स चोरी को रोकने के लिए अभियान शुरू कर रहा है। इसके तहत अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले ट्रकों की निगरानी की जाएगी। दरअसल टोल प्लाजा से अधिकारियों को ट्रकों का नंबर मिल जाएगा, और ये नंबर विभाग के सिस्टम पर आते ही विभाग से जनरेट ई-वे बिल अधिकारियों के सामने होगा। यानी कि मुख्यालय में बैठकर विभाग के अधिकारी कोई ट्रक कहाँ जा रहा है और ट्रक में क्या सामान लदा है, इसकी जानकारी कर लेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों कानपुर में पान मसाला से जुड़े कारोबारियों के टैक्स चोरी के बाद जीएसटी विभाग की नज़र ऐसे कारोबारियों पर लगी है। टोल से जो भी व्हीकल्स हमारे गुजर रहे हैं, तो उसको सिस्टम से हमारे लिंक कर दिया गया है। तो सिस्टम से लिंक करने पर तो हमें कोई भी व्हीकल्स अगर ई-वे बिल डाउनलोड किया, तो उसके माध्यम से हम उस व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं। अगर टोल से गुजर रहा है, अगर उस रोड पर टोल नहीं है तो फिर हमारे लिए उसको ट्रैक करना आसान नहीं होगा।